नमस्कार बच्चों, वीरों का कैसा हो वसंत इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक तीसरा पढ़ना जा रहे हैं, जो एक कविता है और उसका शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता का यह सेशन क्रमांक तीसरा है। इसके पहले हम कविता के सेशन में हमने पढ़ा था कि कवयित्री वीर सैनिकों के जीवन में वसंत कैसा आता है, उनका वसंत वो किस प्रकार से मनाते होंगे, यह प्रश्न उनके मन में आता है। तब वह कविता के रूप में अपने मनों के भाव को व्यक्त कर रही है। अब हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके जितने भी हम कविता पढ़ते हैं वह वीर रस से ओतप्रोत हो। सारे ही कविता अधिकतर वीर रस से ओतप्रोत दिखाई देते हैं तथा वात्सल्य रस भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अब कवयित्री ने जब यह कविता लिखी थी उस समय हमारा देश जो था वो पराधीन था और सारे लोग अपने इस पराधीनता से युक्त जीवन को स्वीकार कर रहे थे, निराश हो रहे थे। और उस समय कवयित्री को लगता है कि हमारे देशवासियों के मन में देश प्रेम जागृत करना चाहिए। एक तरफ तो हम खुशहाली से युक्त जीवन व्यतीत कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सीमा पर, हमारे देश के सीमा पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात जीवन और मृत्यु से जूझते हुए वीर सैनिक अपने वैयक्तिक जीवन को, अपने वैयक्तिक खुशहाली को बलिदान कर रहे, तो हमारे मन में भी उनके प्रति प्यार आदर होना चाहिए। उन्होंने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है, उनको स्मरण करते हुए कि हम जो सर्वसामान्य जीवन व्यतीत करते हैं उनको इस प्रकार का कोई भी जीवन व्यतीत नहीं करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वह तो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अस्त्रों से, शस्त्रों से अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण करके युद्ध कर रहे हैं। तो उनके जीवन में किस प्रकार से वसंत मनाया जाता होगा, इसका वर्णन यहाँ पर कवयित्री करती है। कवयित्री के मन में प्रश्न आ रहे हैं, वो पूछते हैं वीरों को कि आपके जीवन में वसंत कैसे आता है, क्या आता है, क्या खुशहाली लेकर आता है आपके जीवन में। अब देखते हैं कवयित्री ने जो कविता लिखी है उसके कुछ पंक्तियों को हम समझते हैं। इसके पहले भागों में हमने 4 स्टांजा अर्थात 4 काव्यांश को पढ़ लिया है, पद्यांश को पढ़ लिया है। अब उसके आगे के पद्यांश को हम पढ़ते हैं। अगले काव्यांश की पंक्तियां हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इसके पहले कविता के काव्यांश में हमने पढ़ा कि कवयित्री कहती कि हिमालय भी पुकार रहा है, यहाँ तक कि समुद्र से चारों ओर गरज रहा है, और यही एक बात पूछ रहा है कि हे वीर सैनिक, आपके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली आती है, आपके जीवन में किस प्रकार से वसंत का आगमन होता है। यहाँ तक कि चारों दिशाओं से, विश्व के हर कण से यही आवाज आ रही है कि वीरों के जीवन में कैसा वसंत होता है। इसके बाद कवयित्री कहती है कि प्रकृति पर हम देखते हैं कि सारे और सुंदरता छाई हुई है। कामदेव रूपी सुंदरता या कामदेव ने अपना प्रेम सारा धरती पर बिखर दिया है। इससे सारी सजीव सृष्टि, प्रकृति, दुल्हन रूपी वसुधा का अंग प्रत्यंग खिल उठता है और वह प्रकृति का आनंद सारी सृष्टि ले रही है। उस समय कवयित्री के मन में प्रश्न आता है, क्या वीरों के जीवन में भी इस प्रकार का वसंत आता होगा। आगे कवयित्री कहती है कि जब नई नवेली दुल्हन के रूप में वीर सैनिक की पत्नी उसके सामने खड़ी है, एक तरफ वह अपने
प्यार का हार बनाकर अपने गले में उसके हाथों का हार बनाकर उस पर प्यार निछावर कर रही है वीर सैनिक पर। और दूसरी तरफ युद्ध में रण क्षेत्र में उसको युद्ध करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो अपने उस वैयक्तिक सुखों सुविधाओं से युक्त अपने दाम्पत्य जीवन का त्याग कर कर वह युद्ध क्षेत्र में चला जाता है और उसके सामने जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। उसे पता है अब वह अपने पत्नी के अधूरे सपने छोड़कर जा रहा है और अब जब वो आएगा उसको पता नहीं है कि वह वापस आ पाएगा या नहीं। तो उस समय उसके मन में जो दुविधा अवस्था है, एक तरफ पत्नी के प्रति उसका कर्तव्य, दूसरी तरफ देशवासियों के प्रति उसका कर्तव्य कि जो देशवासी इस गुलामगिरी से, उस पराधीनता से कष्ट हो गए हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए, उनके दुख को नष्ट करने के लिए उसे पता है कि सीमा पर जाकर उसको युद्ध करना जरूरी है। उस समय उसका अगर वो जीत जाता है तो वह जीवित रह पाएगा, लेकिन अगर वह पराजय हो जाएगा तो उसका मृत्यु वहाँ पर निश्चित है। फिर भी वह अपने कदम को आगे बढ़ाता है, युद्ध क्षेत्र में जाता है। तब कवयित्री पूछती है कि हे वीर, तुम्हारे जीवन में कैसा वसंत होगा। अब कवयित्री आगे की जो पंक्तियां कह रही है वो देशवासियों को संबोधित करते हुए कहती है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, कि हमारे अतीत मतलब हमारे भूतकाल, जब भी हम इतिहास को हमारे दोहराते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम देखते हैं कि हर युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, जहाँ पर हर साम्राज्य का विनाश होता हुआ हमें दिखाई दिया। हर युद्ध का परिणाम कुछ अच्छा नहीं था। युद्ध में क्या हुआ, जिन जिन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ उन राजाओं की प्रजा की दुर्दशा हुई। कोई भी युद्ध में जीवित नहीं बचते, उसे मनुष्य हानि होती है, वित्त हानि तो होती है लेकिन मनुष्य हानि ही होती है। तो यहाँ पर कवयित्री देशवासियों को पूछती है कि याद करो अपने अतीत को और अपने मौन का अब त्याग करो। अतीत से वे कहती है, अपने भूतकाल से वे कहती है, अपने इतिहास से कहती है कि आप बताओ आपकी कहानी, अब मौन त्याग कर आप बोलो। लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंका मतलब राम और रावण का युद्ध। क्या हुआ था हर्ष, रावण ने जब उसका सीता के लिए उसने सीता का अपहरण करके राम के साथ युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था, तो उसका अंत क्या हुआ, कोई अच्छा अंत नहीं हुआ था उसका। फिर कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, महाभारत, यह शब्द आपको पता है। कौरव और पांडवों के बीच में भाई भाई ही थे, वे लोग भाई भाई में ही युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का स्थान है वो महाभारत के युद्ध का स्थान है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर दो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का परिणाम अगर हम देखते हैं तो अपने ही लोगों का खून वहाँ पर कर दिया गया था। जब युद्ध क्षेत्र में कौरव और पांडव, जीत तो हुई पांडवों की, लेकिन वह उसे जीत नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन जीतने के बाद भी उन्होंने क्या हासिल किया। जो जीत आनंद व्यक्त करने के लिए उनके पास लोग ही बचे नहीं थे। उस युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सारी जगह पर खून की नदियां बह रही थी। आगे कवित्री कहती कि बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अनंत मतलब जिसके कोई सीमा नहीं होती है, असीमित। तो ऐसे इस अतीत से, हमारे इतिहास से कहा गया है कि आप अपने अनुभव बताओ, जो आपको युद्ध जब हुआ था उसका अनुभव बताओ। कुछ अच्छा अनुभव नहीं था तो बतला अपने अनुभव असीमित, अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इस कविता के पंक्तियों का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 में संकलित कविता वीरों का कैसा हो वसंत कविता से ली गई है, जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। और प्रसंग में आप लिखेंगे, इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो। अब कविता के द्वारा हमें क्या बताया गया है, वह कविता के पंक्तियों के द्वारा जो हमने पढ़ा है उसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री चाहती है कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है। युद्ध क्यों होते हैं? उससे किसी का कभी भला हो नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी? इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वह अपने अनंत अनुभव को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। तो इस प्रकार इस कविता के व्याख्या को, काव्यांश के व्याख्या को हमने देखा। अब अगला काव्यांश है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्गे सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग युद्ध क्षेत्र, जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हम उसको कह सकते हैं कि इतिहास में इन युद्धों का नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि अपने सामर्थ्य को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जो युद्ध किए गए थे, उसमें से कुछ युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध हम कहते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो महाराणा प्रताप और अकबर का जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के शिलाखंड पर हुआ था। उसी प्रकार ए दुर्गे सिंहगढ़ के प्रचंड, दुर्गा मतलब किला फोर्ट जिसे हम कहते हैं सिंहगढ़ एक बहुत ही बड़ा किला माना जाता है। तानाजी और मुगलों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तानाजी अब कौन है, तो शिवाजी महाराज जो है महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजा है, महाराजा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के यह सबसे बड़े सरदार माने जाते थे तानाजी। तो सिंहगढ़ का जब युद्ध हुआ था सिंहगढ़ को बचाने के लिए, तो तानाजी और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था। तानाजी ने अपने बेटे की शादी को रुकवा कर, शादी के लिए वो नहीं गया था बल्कि शादी को छोड़कर वह सिंहगढ़ के युद्ध के लिए गया था। तब हमारे इतिहास को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, और ऐसे युद्ध करने के बाद जब भारतवासियों ने उस युद्ध को जीता था तो उस स्थान के बारे में उनकी स्मृतियां हमें याद आती है। तो हल्दी घाटी ये जो स्थान है, यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। उसी प्रकार सबसे बड़ा महाराष्ट्र का जो सिंहगढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी तानाजी और मुगलों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ था। राणा ताना का कर घमंड, राणा मतलब महाराणा प्रताप, ताना मतलब तानाजी मालुसरे का घर। तो हमें इस प्रकार से अपने साम्राज्य, अपने राजा के अस्तित्व के लिए अपने जीवन को बलिदान देकर इस प्रकार से हमें स्वाभिमान से युक्त जीवन जीना चाहिए। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। तो हमें ज्वलंत मतलब ताजे स्मृतियों को याद करना है, और इस प्रकार हमें वीर सैनिकों को नतमस्तक होते हुए पूछना है कि आपके जीवन में किस प्रकार से वसंत आएगा। अब व्याख्या देखते हैं। आपका जो प्रसंग और आप प्रसंग लिखेंगे तो जो इसके पहले काव्यांश के लिए हमने लिखा है कि यह पंक्तियां कौन से पाठ्य पुस्तक से ली गई है, कौन सी कक्षा के लिए है, और कविता का नाम और कवि का नाम आप उसमें लिखेंगे। अब व्याख्या देखते हैं। कवयित्री चाहती है कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आह्वान किया जाए, और देश के गौरव महाराणा प्रताप, तानाजी मालुसरे, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो जाए। आखिर वीरों की वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं, इसलिए
कवयित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर कवयित्री कहती है कि वीरों के जीवन में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। क्या युद्ध क्षेत्र में अपने जीवन और मृत्यु के बीच में युद्ध करते ही उसे अपना जीवन व्यतीत करना है क्या? नहीं। तो युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उसके जीवन का अंतिम सच नहीं हो सकता है। उसको भी जीवन सर्वसामान्य लोगों के जैसे जीवन जीने का हक है। तो इसीलिए कवयित्री कहती है कि युद्ध का कड़वा सच सारे लोगों को पता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो आगे से हमें वर्तमान में इस प्रकार से नरसंहार न हो, इसलिए हमें युद्ध के परिणाम को सोचकर, हमारे इतिहास से उसको पढ़कर हमें अब उसको रोकना चाहिए। तो इस कविता के सेशन में हमने 2 काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।